अडानी को बचाने के लिए स्वांग रचने में सबसे बड़ा स्वांग जॉर्ज सोरोस नाम के एक आदमी को लेकर रचा जा रहा है। बीजेपी के बददिमाग प्रवक्ता, अधकचरा ज्ञान लेकर घूमने वाले सांसद, अडानी की दलाली कर रहे उनके मंत्री कांग्रेस के खिलाफ जॉर्ज सोरोस को लेकर कुछ आरोप लगाते हैं। तो आरोपों का जवाब तो हम दे रहे हैं। आज हमारे कुछ सवाल है जॉर्ज सोरोस पर, और उसका जवाब नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को और उनकी सरकार को देना पड़ेगा। सत्ता में काबिज रहे आपको 11 साल हो गए। जॉर्ज सोरोस नाम का आदमी अगर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, अगर वो भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रयास कर रहा है, तो उसका धंधा पानी हिंदुस्तान में आप बंद क्यों नहीं करते हैं? उसका धंधा पानी तो खूब फूल फल रहा है, पनप रहा है। उसको इस देश में ऑपरेट करने की इजाजत क्यों है? आप आदेश दीजिए, उसके सारे बिजनेस यहां पर बंद हो, उसकी फंडिंग बंद हो। स्टार्टअप में फंडिंग है, किसानों को फंडिंग है, स्टूडेंट को फंडिंग है, छोटे छोटे बिजनेसेस में उसकी फंडिंग है, वो फंडिंग बंद करवाइए। आप सिर्फ लफ्फेबाजी करते हैं क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, और अगर तथ्य होता तो अभी तक आप जॉर्ज सोरोस पर प्रतिबंध लगा चुके होते हिंदुस्तान में। और लिखिए यूएस की सरकार को और कहिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश में अनिश्चितता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, उसका प्रत्यार्पण हो, हम यहां पर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब सुनिए नरेंद्र मोदी की सरकार जॉर्ज सोरोस के लिए कर क्या रही है। नरेंद्र मोदी खुद और उनकी सरकार जॉर्ज सोरोस को पैसे दे रही है। और हम बीजेपी की तरह व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर नहीं आते, तथ्य और सबूत लेकर आते हैं। ये तथ्य और सबूत मेरे हाथ में है जो मैं आपके साथ साझा भी कर लूंगी। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी नाम की जो फाउंडेशन है, उसका इस दुनिया के 68 देशों में प्रोजेक्ट चल रहा है। और उन 68 देशों में जो प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग, उसकी असिस्टेंस, उसकी एड यूएन डेमोक्रेसी फंड से आती है। यूएन डेमोक्रेसी फंड यूएन सेक्रेटरी जनरल की नाक के नीचे है, यूएन सेक्रेटेरिएट में है, और यूएन डेमोक्रेसी फंड में करीब 45 देश डोनर हैं। और नंबर 4 के डोनर मोदी जी हैं, हिंदुस्तान है। क्यों डोनेट कर रहे हैं आप? आपने 900,000 यूएस डॉलर्स पिछले 8 सालों में क्यों दिए यूएन डेमोक्रेसी फंड को, जो जॉर्ज सोरोस को फंड कर रहा है? सवाल आपसे यह पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि जो 7 बड़े डोनर हैं यूएन डेमोक्रेसी फंड में, उसमें जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इंडिया है, स्पेन है और कतर है। इंडिया चौथा नंबर का डोनर है। यूएन डेमोक्रेसी फंड को आप डोनेट करते हैं। यूएन डेमोक्रेसी फंड से पैसा जो है वो जॉर्ज सोरोस को जा रहा है, उसके 68 प्रोजेक्ट्स को जा रहा है, और आपको सिर्फ लफ्फाजी करनी है। क्यों आप जॉर्ज सोरोस को पैसा दे रहे हैं? क्यों आपने 900,000 यूएस डॉलर्स उनको दिए? लेकिन अभी बीजेपी और जॉर्ज सोरोस की जो मिली भगत और कहानी है ना, वो खत्म नहीं हुई है। जॉर्ज सोरोस का हिंदुस्तान में आना हुआ 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे। तब वो कुछ फेलोशिप और स्कॉलरशिप जैसी चीजें दिया करते थे। 2014 से उन्होंने ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया, और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी का सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड SEDF के 2 बड़े इन्वेस्टमेंट आर्म, सोंग फंड जो ISB में चलता था, और दूसरा अस्पाडा। कृपया फोटोज दिखाना शुरू करें। सोरोस का जो फंड अस्पाडा था, उसने करीब $90 मिलियन छोटे उद्योगों में, किसानों के में, स्टार्टअप में, तमाम जगह इन्वेस्ट किए। लेकिन बड़ा पैसा अस्पाडा ने सोशल इंपैक्ट के तहत 2 कंपनियों को
दिया। ये दो फंड वेंचर्स थे, इन दो कंपनियों को बड़ा पैसा दिया। उन कंपनियों के नाम है नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट। और कैपिटल फ्लोट की बात करते हैं। कैपिटल फ्लोट के ये फाउंडर्स हैं गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यशृंग, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, कैपिटल फ्लोट चलाते हैं। इन्होंने करीब $300 मिलियन, $300 मिलियन की फंडिंग 40,000 छोटे उद्योगों, किसानों, स्टार्टअप ऐसी जगहों पर करी है। यह कैपिटल फ्लोट अब एक्सियो के नाम से जाना जाता है और यह एक्सियो जो है यह फंडिंग कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा, यह कैपिटल फ्लोट है। कैपिटल फ्लोट में बड़ा पैसा सोरोस के इन्वेस्टमेंट आर्म अस्पाडा, जो अब लाइट रॉक के नाम से जाना जाता है, उसने लगाया। कैपिटल फ्लोट का नाम अब बदल के एक्सियो हो गया है और उसको ये दो नौजवान गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यशृंग चलाते हैं। ये दो नौजवान प्रतिभावान हैं। इन्होंने $300 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, 40,000 छोटे मध्यम लघु उद्योगों को दिए हैं। इन्होंने करीब पैसा किसानों को दिया है, स्टार्टअप में लगाया है। ये मोदी जी के दोनों व्यक्ति बड़े प्रबल समर्थक हैं। उनके साथ काफी मंच साझा करते हैं। आपको दिख रहा है इस फोटो में नरेंद्र मोदी, गौरव हिंदुजा, अमिताभ कांत, जितेंद्र सिंह। गौरव हिंदुजा इसके फाउंडर हैं, तमाम मंच साझा करते हैं। उनके दूसरे फाउंडर शशांक ऋष्यशृंग हैं, वो भी मंच साझा करते हैं, खुश होते हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलकर ये लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री इनके कार्यक्रमों में जाते हैं, मंच साझा करते हैं इनके साथ। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रबल समर्थक नहीं है, ये उनके नोटबंदी जैसे कानूनों को ऐतिहासिक भी बता चुके हैं। ये गौरव जी का एक ट्वीट मुझे मिला है, एक पोस्ट मिला है कि जबरदस्त आपने फैसला किया है, जबरदस्त फैसला है नोटबंदी का। इस तरह की बातें जो हैं यहां पर आपको दिख रही हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज नीति आयोग का एक फंक्शन था, उसमें कैपिटल फ्लोट के फाउंडर होने की हैसियत से ये दोनों लोग आए थे और वहां पर इन लोगों ने खूब मंच साझा किया, फोटो खिंचवाई, जैसा कि मैंने आपको इन दोनों फोटो में दिखवाया है। एक गौरव हिंदुजा है, एक शशांक ऋष्यशृंग है। ये सोरोस बैक्ड फंड, ये सोरोस के पैसे से पोषित फंड चलाते हैं। और अगर सोरोस देश विरोधी काम कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आप मंच क्यों साझा कर रहे हैं? और अब आगे की कहानी सुनिए। मंच ही साझा नहीं कर रहे हैं, यह रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत गहरा है और बहुत प्रगाढ़ रिश्ता है। शशांक जी का विवाह 2017 में मुंबई में हुआ और इस विवाह में प्रिया शाह जी के नाम की युवती थी, उनसे विवाह हुआ। प्रिया शाह जी राजेश शाह जी की बेटी है और वीरेन शाह जो बीजेपी के कोषाध्यक्ष होते थे उनकी पोती हैं। वीरेन शाह जी वही व्यक्ति हैं जो राज्यसभा सांसद भी रहे और उसके बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे। और 2013 में जब उनका निधन हुआ तो तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने उस पर ट्वीट करके शोक संदेश भी जारी किया था। शशांक ऋष्यशृंग की शादी भाजपा के नेता वीरेन शाह की पोती प्रिया शाह से हुई। उस शादी में लाल कृष्ण आडवाणी शामिल थे। उस शादी में देवेंद्र फडणवीस शामिल थे। ये आपके सामने तथ्य हैं। उस टाइम के अखबार जो बता रहे हैं कि उस बड़े विवाह में जो संपन्न हुआ, दूसरा भी दिखाइए आडवाणी जी वाला, उसमें कौन कौन आया था, ये सब लोग उसमें शामिल हुए। इस शादी में वर वधू को आशीर्वाद दिया। और उसके एक ही साल पहले जब प्रिया के भाई मतलब वीरेन शाह जी के पोते की शादी हुई थी तो उसमें पीयूष गोयल वगैरह भी शामिल हुए थे। तो रिश्ता बहुत गहरा है। शशांक ऋष्यशृंग का बीजेपी के एक परिवार से रिश्ता है, लेकिन वो जॉर्ज सोरोस द्वारा पोषित एक फंड को चलाते हैं, कैपिटल फ्लोट, जो अब एक्सियो है। तो इस पर अब हम क्या कहें?
हमारा सवाल है कि ऐसे लोगों के साथ आप क्या कार्रवाई करिएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करिएगा। बीजेपी सोरोस पोषित लोगों से रिश्ता क्यों रखती है? नरेंद्र मोदी सोरोस पोषित लोगों से गलबैया क्यों करते हैं? अगर जॉर्ज सोरोस इस देश के खिलाफ गतिविधि कर रहे हैं तो यूएन डेमोक्रेसी फंड जो उनको पैसा देता है उसमें आप डोनर क्यों हैं? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इस मंच से नहीं, हर जगह से पूछे जाएंगे। और अब क्योंकि दो चार झूठ और बोले गए हैं तो वो भी बताना जरूरी है। डूबते को तिनकों का सहारा, बीजेपी को फेक न्यूज का सहारा। मीडिया पार्ट लगाइए जरा। एक फ्रेंच मीडिया कंपनी है मीडिया पार्ट, प्लीज पुट मीडिया पार्ट, द लास्ट वन। एक फ्रेंच मीडिया कंपनी है मीडिया पार्ट। जब बीजेपी के अधकचरे ज्ञान वाले लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और दलाल जो बने हुए हैं सदन में बोले तो उन्होंने मीडिया पार्ट का हवाला दिया। गजब बात है, मीडिया पार्ट ने डिनाई कर दिया कि नहीं, हमारे बल पर फेक न्यूज मत फैलाइए। फैक्ट्स जो हैं आपकी कंस्पिरेसी थ्योरी को डिनाई करते हैं, हमने कोई ऐसा आर्टिकल ही नहीं छापा है। ये तो मीडिया पार्ट ने बीजेपी की फेक न्यूज का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। लेकिन मीडिया पार्ट के कच्चा चिट्ठा खोलने से पहले हमारा एक सवाल है, मीडिया पार्ट का आपको बड़ा सहारा मिल रहा है, मीडिया पार्ट के बलबूते पर आप फेक न्यूज फैला रहे थे। अगर मीडिया पार्ट आपके लिए इतना विश्वसनीय है तो यह बताइए, जब यह राफेल का खुलासा करता है तब इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे? तब क्यों कह रहे थे यह भारत विरोधी साजिश रच रहा है, षड्यंत्र रच रहा है? खैर अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, करारा तमाचा आपके मुंह पर पड़ा है। मीडिया पार्ट ने बोल दिया है हमारा कोई ऐसा आर्टिकल ही नहीं है, हमारे बूते पर फेक न्यूज फैलाना बंद करिए। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने आपके मनगढ़ंत जो आप आरोप फैला रहे थे अडानी को बचाने के लिए, जो आप राष्ट्रहित को गिरवी रखकर हमारे संबंध बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका से और कह रहे थे अमेरिका कर रहा है ऐसा, अमेरिका ने भी कह दिया हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है ओसीसीआरपी, उसका बड़ा हवाला देते हैं, इसको हटा दीजिए, जस्ट गो टू द बैकग्राउंड। उसका बड़ा हवाला देते हैं ओसीसीआरपी का। ओसीसीआरपी के लिए ये लोग कहते हैं ये एक फंडेड पेपर है और ये भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये भारत के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है, ये अडानी की कलई खोल रहा है, ये अडानी की बखिया उधेड़ रहा है। और इससे दिक्कत है क्योंकि ये गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के संबंधों की बखिया उधेड़ रहा है। इससे दिक्कत है क्योंकि इसी ओसीसीआरपी ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में कहा था कि विनोद अडानी के जो दो सहयोगी हैं चांग चुंग लिंग और नासिर अली शाबान अली, उनके पास अडानी ग्रुप की 4 लिस्टेड कंपनियों के 13% शेयर हैं। भारत का कानून कहता है किसी भी लिस्टेड कंपनी की 25% जो शेयर होल्डिंग है वो जनता के पास होनी चाहिए। उस 25% में से 13% विनोद अडानी के सहयोगी लेकर बैठे थे। और इसी ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के बेसिस पर यह भी पता चला कि जब अडानी जी कोयला देश ला रहे थे और मोटा माल कमा रहे थे कोयले का दाम बढ़ा बढ़ाकर, जिससे किसानों का आ रहा है 50,000 की बिजली का बिल, उस कोयले का दाम बढ़ाने का काम इन्हीं चांग चुंग लिंग और नासिर अली शाबान अली ने किया और उसके बेसिस पर बिजली के दाम बढ़े। इसलिए ओसीसीआरपी से दिक्कत है। ओसीसीआरपी से इनको कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो ये पूछना चाहती हूं, चलिए ओसीसीआरपी तो बहुत बता देता है हमें कौन फंड कर रहा है, आप बता दीजिए आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं। आप बताइए ना पीएम केयर फंड ने किसने पैसा दिया है। आप बताइए आपने चंदा दो धंधा लो में किस किस से पैसा लिया है, कैसे रेडे करवाई है, कैसे गोकशी की कंपनियों से पैसा लिया है। तो ये हो गई ओसीसीआरपी और मीडिया पार्ट की बात। फिर हम बात करते हैं विदेशी मीडिया पर आश्रित है कांग्रेस। ये बात सुनने में बड़ी मिलती है, सदन में भी ये बोलते हैं, टीवी डिबेट में भी अधकचरा ज्ञान लेकर जो आते हैं वो ये बोलते हैं। अच्छा, कांग्रेस विदेशी मीडिया पर आश्रित नहीं है और हमें किसी की जरूरत नहीं है आपको कटघरे में खड़ा करने के लिए, क्योंकि असलियत यह है कि आपकी अपनी कारगुजारी के चलते इस देश में आपने तबाही का माहौल बनाया हुआ है।
लेकिन मैं आपके दोहरे मापदंड को देखते हुए दो सवाल पूछना चाहती हूं। अगर आपको विदेशी मीडिया से दिक्कत है तो जो मोदी जी के कसीदे पढ़ देते हैं उनको सारी पार्टी उछल कूद करके, नतमस्तक करके, शीर्षासन करके क्यों शेयर करती है? एक वो द गार्डियन को गलत समझ लिया, न्यू गार्डियन समझकर सबने लगा दिया। क्यों लगाया? मॉर्निंग कंसल्ट नाम की कोई कंपनी है, 200 लोगों का फीडबैक करके नरेंद्र मोदी को उन्होंने दुनिया का बड़ा अच्छा लीडर बता दिया। अरे सारी भाजपा, नरेंद्र मोदी से लेकर नड्डा और सारी भाजपा लग गई उसको प्रचारित करने में। क्यों लग गई? ये तो विदेशी है। असलियत यह है कि अगर आपके लिए कोई विदेशी मीडिया अच्छा बोले तो बहुत बढ़िया, हरिभजन होगा, और अगर बुरा बोले तो वो देश के खिलाफ साजिश है। तो ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक तो नहीं चलेगा। एक और बात है, जब ये कहते हैं विदेशी एजेंडा है, मैं सुनकर हतप्रभ रह गई। हमें समझ में नहीं आया कि इसका जवाब भी क्या दिया जाए। इनके लोग बोलते बोलते ये बोल गए जातिगत जनगणना विदेशी मुद्दा है। इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी, इस देश का दलित, इस देश का गरीब सामान्य वर्ग जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। आप भाग रहे हैं जातिगत जनगणना से और इसको आप विदेशी मुद्दा बताइएगा। आपका कहना है पेगासस, आपका कहना है हंगर इंडेक्स, आपका कहना है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये विदेशी मुद्दे हैं। ये कैसे विदेशी मुद्दे हैं? क्या यह सच नहीं है कि फोन के अवशेषों में, फोनों में पेगासस का अवशेष मिला? क्या यह सच नहीं है कि हम निरंतर भुखमरी इंडेक्स पे गिर रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान 159 आउट ऑफ 180 है? क्या यह सच नहीं है कि 165 देशों की सूची में ह्यूमन फ्रीडम में हम 109 पर हैं? ये विदेशी एजेंडे हैं। विदेशी एजेंडा जो है वो देश को डिरेल कर रहा है, देश की इकोनॉमी को डिरेल कर रहा है। नहीं प्रभु, उसके लिए आप ही काफी हैं। आपकी नोटबंदी, आपका गब्बर सिंह टैक्स और आपने जिस तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया और किसानों को, छोटे लघु मध्यम उद्योगों को खत्म किया, उसकी वजह से भयावह बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता है, लोगों की आय थम सी गई है और सिर्फ मोदी और अडानी को जुटाने में आप सब के सब लगे हुए हैं। अडानी को मोदी का रॉकफेलर बुलाना गलत है, बिल्कुल, ये एक सही बात कही। वो रॉकफेलर थोड़ी है, वो तोता है जिसमें मोदी की जान बसती है, उसको रॉकफेलर बुला रहे हैं हम लोग, गलत कह रहे हैं। अडानी मोदी का वो तोता है जिसमें जादूगर की जान बसती है, और इसीलिए तो अडानी को बचाने के लिए राष्ट्रहित को ही बलिदान नहीं कर रहे, सदन को भी गिरवी रख दिया है। सारी सरकार, सारी पार्टी अडानी को बचाने में जुटी हुई है। क्या यह सच नहीं है कि आप घूम घूम कर अडानी को डील दिलाते हैं? क्या यह सच नहीं है कि आप अडानी के हवाई जहाज में घूमकर अपना प्रचार करते थे? क्या यह सच नहीं है कि आपने कानून बदले अडानी को पोर्ट, एयरपोर्ट देने के लिए? क्या यह सच नहीं है कि आपने सिख कंपनीज को, जो कंपनियों में गड़बड़ी हो जाती है, उनको कौड़ियों के दाम पर अडानी को दिया? क्या यह सच नहीं है कि अडानी के चलते आपने नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी अनदेखी करी? तो असलियत यह है कि जब जब आपकी कलई खुलेगी तब तब आपको कांग्रेस अपने साथ और अपने सामने नजर आएगी। लेकिन मैं फिर से उस सवाल पर जाना चाहती हूं जिससे मैंने अपना प्रेस वार्ता शुरू करी थी, और सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस अगर देश विरोधी हरकतें कर रहा है तो उसका धंधा पानी यहां क्यों चल रहा है? उसके प्रत्यार्पण के लिए आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? उसके द्वारा फंडेड जो फंड्स हैं उनके लोगों से आपकी साठगांठ क्यों है? उनके लोगों के यहां शादी ब्याह आपके बीजेपी वालों का क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड लोगों के साथ मंच साझा करते हैं, और क्यों नहीं आप जॉर्ज सोरोस के जो फंडेड फंड्स हैं उनको बंद करवा दीजिए, करवाइए बंद। आज सवाल इस बात का है, व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर आरोप लगाना बहुत इजी है, तथ्यों के साथ और प्रमाण के साथ हमने अपनी बात रखी है। अगर बीजेपी के अंदर दम होगा तो वो जरूर इन बातों का जवाब देगी। आई विल वेरी वेरी ब्रीफली मेक अ फ्यू पॉइंट्स इन इंग्लिश just for the benefit of people who are non-Hindi speaking. The BJP
is relentlessly trying to save Adani. A really big question is why? Why are you saving Adani? And to what extent are you going to save him? You have decided the parliament will not function. The reality is that it is the ruling party which is obstructing proceedings. It is the ruling party which is asking for adjournment. It is the ruling party which is going in the well of the house. It is the ruling party that's causing disruption. And which is why our democracy is on test. But because you hide behind a man called George Soros, and I give two hoots about who George Soros is, the reality is that you have to answer a few questions. If George Soros is indeed running an anti-India agenda, what are you doing to shut him down in India? Why are you contributing to the UN Democracy Fund, which actually aids 68 projects of George Soros around the world? Why have you contributed $900,000 in the last 8 to 10 years in this UN Democracy Fund? Why are you the fourth largest donor in the UN Democracy Fund? Why are you even a part of the UN Democracy Fund that's giving money to George Soros? So in a way, Mr. Modi is funding George Soros. George Soros came to India in 1999. Atal Bihari Vajpayee ji was the Prime Minister of this country. He came to India, he used to give some fellowships and scholarships. But it was in 2014 that his grant program started. George Soros' Open Society has a Soros Economic Development Fund. It has two big funds, Song Fund and Aspada, which is now known by another name. It has been bought over. Aspada, please go to the first one. Aspada was backed by Soros, and this invested money in two big funds, Neo Growth and Capital Float. Capital Float, founded by these two gentlemen, seemingly bright young boys, Gaurav Hinduja and Shashank Rishyasinghe. This fund is now known as Axio, and Axio, like I said, Gaurav Hinduja and Shashank Rishyasinghe. This fund, these are the two founders. They are seemingly very fond of Mr. Modi. They have shared public platforms with him. They have supported his demonetization. But they were funded by George Soros. Why are you spending time? Why are you sharing the stage? Why are you backing people who have been funded by George Soros? And it doesn't just end there. Shashank Rishyasinghe is married to the granddaughter of Viren Shah. Viren Shah is an ex-treasurer of the BJP. He was also the governor of West Bengal between 1999 to 2004 when Atal Bihari Vajpayee was in government. And when Shashank Rishyasinghe got married to Viren Shah's granddaughter, people like Mr. Advani and then Chief Minister Devendra Fadnavis attended this wedding. When her brother had gotten married, Piyush Goyal and multiple other people had gone. So the question is that what are you doing about all of these funds? And these are not small operators, by the way, just for your information. Axio has supported 40,000 small businesses across the country. It has invested $300 million in small businesses, startups, and other places like that. It has given money to farmers. What are you doing about this? If Soros is running an anti-India agenda, how is money from his fund flowing into Indian startups, flowing into Indian small ventures, flowing into these funds? And why are you sharing platforms with people who are backed by Soros? The reality is that you have zero proof. The reality is you have no evidence. And the reality is you are only hiding behind Soros because you need an alibi to save Mr. Adani. Go back to the main screen, please. And as far as allegations of OCCRP is concerned, OCCRP brought to light how 13% of the public float in 4 Adani-listed entities was held by Chang Chung Ling and Nasir Ali Shaban Ali, aides of Vinod Adani. It also brought to light how coal prices were inflated by these two individuals, how prices of electricity considerably went up because of them. Media Part, another media organization being quoted by the BJP, has issued a big fat denial and has said that this amounts to spreading fake news because they have never published an article like this. But the counter question is, you want to use Media Part.
Mediapart has called out your fake news. But even before that, if you want to give Mediapart some relevance, why are you not talking about the Rafale scam? Because Mediapart also reported on the Rafale scam. It's very convenient for you to not talk about the Rafale scam. The reality is that whether it is the foreign media, which reports, when it reports against you, is a part of some anti-India conspiracy, but you resort to reporting to foreign media when it talks well of Mr. Modi. From Morning Consult to The Guardian, to anybody who has one good thing to say about the Prime Minister, it will be reported by every BJP handle, every BJP worker, every MP, every minister, everybody. Why? And do you honestly believe that we need foreign media to put you in the dock? Your own policies, your own failures, which have caused joblessness, high prices, income inequality, incomes being stagnant. These are reasons enough to put you in the dock. And which is why we are asking the question, why are you taking attention away from the one big scam that this country must discuss, that Parliament must discuss, that Parliament must know? And that is the Adani scam. The Adani scam, which has raised questions on India's corporate governance, India's credibility of markets, India's rule of law and order, amongst various other things. I will go back and raise the final point that I raised before, that there are people associated with the George Soros fund, backed by that fund, who are very pally with you, who you support. Why are you doing that? And if George Soros is indeed doing an anti-India activity, shut him down. Why are you not doing that either? Why have you not written to the US? And why have you not asked for custody of George Soros? If he's running an anti-India agenda, have you taken any legal recourse? And the answer to that is a no, because they have no proof and they only want to divert from the issue that matters, and that is the Modi-Adani scam. आपके सवालों का स्वागत है. अगर आपके सवाल इससे प्रेरित रहें तो मैं शुक्रगुजार होंगी. जी हाँ, बताइए. Ma'am, like you have mentioned that you have all the facts with you. So now, will the opposition accept the demand of the BJP that there should be a discussion upon George Soros within the House? We will accept the demand the day BJP accepts the demand to do a discussion on Gautam Adani. And I will tell you why. BJP's allegations about George Soros, and I hold no brief for him, are unsubstantiated. But as far as Gautam Adani is concerned, he has been indicted by the grand jury from the Department of Justice in the United States. His deal stand cancelled by Kenya, both airport and power. His power deal in Bangladesh is being scanned and probed into by the Bangladesh. Sri Lanka is on watch as far as his power deal is concerned. He is facing protests in Israel and in Australia, and Switzerland has frozen accounts related to Gautam Adani. There are charges of wrongdoing, fraud, misgivings, and also bribery, for which he has been indicted by the grand jury. The SEC of the United States and FBI probed him for 2 years, and only after that were the warrants issued. The BJP does not want to talk about a man who faces warrants from the United States of India, or United States of America, and in India, they want to protect him? I mean, what sort of logic is this? And I'm sorry to say, I'm a little disappointed with media not raising this question. Here is a man who faces indictment, who faces a warrant on charges of fraud, on charges of corruption, on charges of bribery, and bribery paid to Indian officials and Indian politicians. And the government doesn't want to probe him. He has offered to settle with SEBI. Why? If there was no wrongdoing, why is he offering to settle with SEBI? Do you not want to know what the charges are? Do you not care about the credibility of our stock markets, the credibility of our corporate sector? Do you not care about the kind of allegations this raises, and raises questions on our rule of law both in spirit and in letter? What are we talking about? और इसका मैं हिंदी में जवाब जरूर दे देती हूं, और इसलिए देना जरूरी है क्योंकि बीजेपी के जो बातें हैं वो मनगढ़ंत हैं. गौतम अडानी के खिलाफ ये तो तथ्य है ना, ये कांग्रेस तो नहीं बोल रही है.
2 साल तक जांच हुई, एसईसी और एफबीआई ने मिलकर जांच करी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने वारंट इशू किया है अमेरिका में, और देशभक्ति के लिए वारंट इशू नहीं किया है, वारंट इशू किया है क्योंकि उनके खिलाफ जालसाजी के, हेरा फेरी के और घूस देने के, भारत में घूस देने के आरोप है। उन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, उनकी कोई जांच नहीं करना चाहते। एक ऐसा व्यक्ति जो देश का नाम डुबो रहा है, जिसकी डील कीनिया में कैंसिल हो रही है, उनकी एयरपोर्ट और पावर की डील, बांग्लादेश का कोर्ट उनकी डील की जांच कर रहा है, श्रीलंका वॉच पर है उनकी डील की जांच करने के लिए, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया में उनको विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है, स्विट्जरलैंड ने उनसे संबंधित अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। एक ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए इतनी सारी चीजें, सिर डुबो रहा है हमारा, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उस तोते में आपकी जान बसती है, और आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बाकी चीजों पर चर्चा करेंगे। ये तथ्य हैं, ये आंकड़े हैं, ये सबूत हैं, और आपने देश हित को गिरवी रखने में कोई भी कवायद नहीं छोड़ी है। आपने अमेरिका पे आरोप लगाया, अमेरिका ने पलट के कह दिया गलत है। आपने मीडिया पार्ट पर आरोप लगाया, उन्होंने पलट के कह दिया आप हमारे सहारे फेक न्यूज ना फैलाइए। आप किसी चीज की जांच नहीं करना चाहते अडानी पर, जिसके ऊपर इतने संगीन, मतलब वारंट इशू है आदमी के खिलाफ, आप उसकी जांच नहीं करना चाहते हैं। ये राजा तोते को बचाने का काम कर रहा है, लेकिन तोता बच नहीं पाएगा जी। There is only one demand, and that one demand is that Gautam Adani needs to be probed, a JPC needs to be formed, and he needs to be arrested. The kind of charges he is facing, bribery of over 2200 crore rupees, 2200 करोड़ रुपए की जिस आदमी के ऊपर घूस का आरोप है, गबन का आरोप है, जालसाजी का आरोप है, हेरा फेरी का आरोप है, स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप है, वो आजाद घूम रहा है, गिरफ्तार करिए उसको। ये हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड है जेपीसी, और हमारी डिमांड है सदन में गौतम अडानी पर चर्चा हो। आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? इस पर और कोई सवाल? बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी हाँ, बोलिए। हाँ, ये मेरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप लोग बीच में आ गए। हाँ Ma'am, your thoughts on opposition moves no confidence motion against Jagdeep Dhankar. I will briefly explain to you what happened in the house yesterday in Rajya Sabha, the house of the elders. The BJP got into the house, and under Rule 267 they gave an adjournment motion which was rejected by Shri Dhankar, India's Vice President and of course custodian of Rajya Sabha. This motion was rejected, and then between 11 and 11:40 and 12 and 12:14, he asked every BJP member to rise and speak. The Congress President, the leader of the opposition, Shri Kharge ji, the Deputy LOP, Shri Pramod Tiwari ji, our Chief Whip, Jairam Ramesh ji, Digvijay Singh ji, senior members, all seasoned politicians got up and asked, under what rule are you allowing them to talk? And he did not listen to them. He just allowed them to speak. And this is not one day in the house, this is several days we see this. Every time a member of the opposition opens his mouth and utters the word Adani, he comes down on them like a ton of brick. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Why will it not go on record? Every time the Congress president gets up to speak, you interject him. You expunge important portions of his speech. Why? Because he's a Dalit. And I will raise this question because you have a very, very partisan attitude in the House, and members in the House feel obliged to hold you to record. The kind of snidey remarks that you make, we forget about that. But you are responsible for conducting the House in a bipartisan way. You have just chosen not to do that. मैं इसका हिंदी में भी जवाब दे देती हूं। राज्यसभा में आपने अविश्वास प्रस्ताव की बात करी। सभापति महोदय का जो व्यवहार है वो सबने देखा है। जिस तरह की बातें वो करते हैं सदन और सदन के बाहर,
पूरी तरह से राजनीतिक, पूरी तरह से पार्टिजान, वो भी सबने देखी हैं। लेकिन मैं आपको कल का एक छोटा सा वाक्य बता देती हूँ। रूल 267 के अंतर्गत स्थगन नोटिस दी थी बीजेपी ने, और बीजेपी की इस नोटिस देने के बाद कुछ भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये नोटिस अस्वीकार कर दी थी धनखड़ जी ने। लेकिन धनखड़ जी ने उसके बाद 11 से 11:40 और 12 से 12:14 तक एक एक बीजेपी सांसद को उठवाकर बुलवाया। तो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने, उपनेता प्रमोद तिवारी जी ने, चीफ विप जयराम रमेश जी ने, सीनियर मेंबर दिग्विजय सिंह जी ने खड़े होकर पूछा, आप इनको किस रूल के तहत बुलवा रहे हैं? और इस पर उनका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस पर, और वो उनको बुलवाते रहे। और जब नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए तो उनको टोक देते हैं। अडानी का शब्द निकल जाए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, चिल्लाने लगते हैं। राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स है, लोकसभा भी पीछे नहीं है खैर, लेकिन राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित, पूरी तरह से नतमस्तक होकर बीजेपी के तहत चल रही है। और ऐसे में हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। किस तरह से उनको हम बोले कि आपका रोल बाइपार्टिजन है, आप बाइपार्टिजन एटीट्यूड भी दिखाइए। Ma'am, one question, as Tahir Hussain has joined AIMIM today, and his name has been announced by Asaduddin Owaisi to contest the upcoming elections in Delhi Assembly, as he was one of those person who were being accused in the 2020 Delhi riots. Such kind of person contesting election, what's the take of the Congress party regarding this? Why is he contesting elections? Which party is supporting him? And what will, I know who is supporting him. I'm asking you a rhetorical question. Who is supporting him and why? Why is he being supported? What is this going to do? Whose hands is Mr. Owaisi playing in? And when I say B team of the BJP, people take a lot of offense. He himself takes a lot of offense. But who is he supporting? Whose agenda is he pushing by doing these things? I don't want to speak on more things like that because he's not a member of my party. I haven't given him the ticket. My party doesn't stand with people like that. But if Mr. Asaduddin Owaisi has decided to stand by him, what's his motive? Who is he supporting? And why? And is it not playing into the BJP's ploy of polarization? That's a question all of you who keep meeting Mr. Owaisi inside and outside of parliament should ask him. जी हुमायूं है, विधायक हैं टीएमसी के, उन्होंने ऐलान किया है कि मैं अगले साल तक बाबरी मस्जिद अपने इलाके में बनवाऊंगा। अब इन सब बातों का मैं क्यों जवाब दूं? वो एमएलए हैं या सांसद हैं, जो भी हैं, इसका जवाब टीएमसी दे। टीएमसी के सांसद है, मेरे सांसद तो है नहीं। Ma'am, जी Kiren Rijiju, Union Minister, has attacked Rahul Gandhi, and he said that all he has done is to create tamasha in the parliament, and then he goes abroad, enjoys his holiday. That's the allegation which Kiren Rijiju has made at Rahul Gandhi. Has Kiren Rijiju found time to attend parliament instead of putting his workout videos? Has Kiren Rijiju found time other than lifting weights to tell this country what is he up to? Has Kiren Rijiju found time to make parliament function? The reality is that the failure of the government is apparent in how parliament is not functioning. And what is tamasha? I would like to ask, what is tamasha? You are not allowing the discussion on Gautam Adani, a man who has been indicted, a man who faces various charges around the world, a man who's being probed by various nations across this world, a man who faces a warrant. You are not allowing a discussion there. Why? Because he's close to the Prime Minister. Because any discussion on Adani will amount to a discussion on Narendra Modi. And to attract people's attention, to catch their imagination, we are doing very innovative things. Your problem is that everything innovative that we are doing in parliament, the media is being forced to show this. Whether it's wearing a mask or it's wearing a t-shirt which has a sticker of Modi and Adani, or it's carrying a bag, this is catching popular imagination. That's your problem. And ye tamasha kaise hai? When Atal Bihari Vajpayee comes in a bullock cart protesting against some nominal price rise in fuel, he was doing his democratic duty, and so are we. किरेन रिजिजू के पास शायद व्यायाम वगैरह करने से आज वक्त मिल गया होगा, तो उन्होंने वक्तव्य दिया है। सरकार का सबसे बड़ी विफलता है कि सदन नहीं चल रहा है, और सदन में अवरोध
बीजेपी बनी हुई है, बीजेपी सदन नहीं चल रही। हम तो जो अपना प्रदर्शन भी है वो सदन के बाहर कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि सदन चलाइए, और सदन के अंदर आके हम चुपचाप बैठ के सदन चलने का इंतजार करते हैं। हो हल्ला कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि अगर हो हल्ला नहीं करेंगे तो मोदी और अडानी के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा। अडानी का डिस्कशन मतलब मोदी का डिस्कशन। क्यों बचा रहे हैं उनको आप? असलियत यह है कि चाहे वो मास्क पहन के प्रदर्शन करना हो या स्टिकर लगा के करना हो या बैग लेके करना हो, दुनिया को पता चल गया है मोदी और अडानी एक है और इसीलिए सेफ है। और मीडिया को भी, क्योंकि वो विजुअल्स अच्छे हैं, दिखाना पड़ रहा है। यह दिक्कत है रिजिजू जी की और उनकी पार्टी की। अगर आपके अंदर जरा सी भी नैतिकता और मर्यादा है, जो कि नहीं है, आपने वो बेच खाई है, उसको गिरवी रख के आप अडानी का बचाव कर रहे हैं। अगर जरा सी भी बाकी है तो गौतम अडानी पर डिस्कशन करा के दिखाइए। 1 घंटे के लिए डिस्कशन करवाइए, आप नहीं करवा पाइएगा।